सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम बायोलॉजी का अगला टॉपिक करेंगे एंड दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में चार इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सीटरी सिस्टम, जिसमें कि आज के इस लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम करने वाले हैं। लेकिन इससे अच्छा जो लिखा हुआ है हम इस डायग्राम के साथ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा समझ में भी आएगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। जो बाकी लिखा है वो हम लास्ट में पढ़ लेंगे। ओके, तो जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो एक्चुअल में मुंह से स्टार्ट होता है, जिसको कि हम बगल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब बगल कैविटी में डिफरेंट चीज़ें होती है। हमारे टंग होता है, टीथ होती है, टीथ हम अलग से करेंगे। ठीक है, टंग होते हैं, टीथ होता है, डिफरेंट चीज़ें होती है जहाँ से एक्चुअल में अब टीथ का काम क्या होता है। टीथ का जो बड़ा बड़ा जो हम खाते हैं रोटी, ठीक है, उसको बाइट करना ऑब्वियस सी बात है। देन मेन इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो सेलिवरी ग्लैंड्स का होता है, जिसमें कि तीन ग्लैंड्स आते हैं: सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड। ये अलग अलग लोकेशन पर लोकेटेड होते हैं। कोई गले के नीचे, गले किधर, कोई कान के बगल में लोकेटेड होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये आपने तो बैच में तो नहीं पढ़ा है, तो यहाँ बड़ा ध्यान से पढ़ा रहे हो। तो एक्चुअल में इसका रीज़न ये है कि अभी मेरे पैरोटिड ग्लैंड में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो एक्चुअली मैंने देखा था कि पैरोटिड ग्लैंड वगैरह इसका मेन सब काम क्या होता है। तो एक्चुअल में जो डिफरेंट जो हमारा सलाइवा निकलता है डिफरेंट तरह का, डिफरेंट ये ग्लैंड से, उसमें से सबसे जो फ्लूइड टाइप होता है दैट इज़ पैरोटिड, जो हमारे कान के जस्ट एकदम सामने लोकेटेड होता है। ठीक है, तो ये सेलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सेलिवरी एमाइलेज रिलीज़ करते हैं। ओके, ये जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं ये सेलिवरी एमाइलेज रिलीज़ करते हैं, और इस सेलिवरी एमाइलेज का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल में ब्रेक करे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस तो वहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। स्टार्च एक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो जब उसे खाते हैं तो उससे पहले सिंपल में ब्रेक होना ज़रूरी है, जो कि कौन करेगा, सेलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज हुआ जो सलाइवा है, सेलिवरी एमाइलेज जिसको बोलते हैं। ओके, देन इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल में ब्रेक हुआ है वो सिर्फ यहीं होता है और कहीं अंदर नहीं होता है, इसीलिए बोला जाता है खाना चबा चबा के खाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब हम खाना निकलते हैं, ठीक है, तो ये ईसोफेगस आपको दिख रहा है, दैट इज़ योर फूड पाइप, आहार नली जिसको बोलते हैं। अब ये ईसोफेगस है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ये खाना जाएगा कहाँ पर, स्टमक में यानी पेट में। ये इसकी जो लेंथ होती है रफली 25 सेंटीमीटर होती है। पेरिस्टालसिस के थ्रू ये नीचे जाएगा। पेरिस्टालसिस का मतलब ये है कि अगर आप उल्टे भी लटक जाओगे तो भी खाना नीचे ही जाना है, ऐसा नहीं कि ये बैक मार जाएगा। ठीक है, तो उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। ये आएगा स्टमक में। स्टमक में अगर बात करेंगे तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है, तो इसका काम होता है, पहला काम तो ये होता है। और गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है, तो मेनली इसमें तो पहली बात तो HCl होता है। ठीक है, जिसका काम ये होता है कि जो खाना आ रहा है यहाँ पे उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको मार दे, प्लस साथ ही साथ मीडियम को एसिडिक बना दे। अब मीडियम को एसिडिक क्यों बनाना है, बिकॉज गैस्ट्रिक जूस में ही कंटेंट है पेप्सिन, और ये पेप्सिन का मेन काम होता है कि ये प्रोटीन को ब्रेक करे अमीनो एसिड्स में। अब प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक नहीं हो पाएंगे अगर ये मीडियम एसिडिक नहीं होगा, तो दैट मीन्स कि पेप्सिन कैन फंक्शन और कैन वर्क ओनली इन द एसिडिक मीडियम। इसीलिए यहाँ पर मेन फंक्शन जो HCl का है वो ये है कि भाई वो मीडियम को एसिडिक बनाए, बैक्टीरिया को भी मारे, प्लस पेप्सिन को फंक्शन करने के लिए वो हेल्प भी करे। अब यहाँ पर स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्फिंक्टर सेल्स। नाउ दीज स्फिंक्टर सेल्स व्हाट डू, दे अलाउ द पैसेज ऑफ फूड टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में वो जा सके वो अलाउ करते हैं स्फिंक्टर मसल्स। और जब छोटी आंत में ये खाना जाता है तो जो मेन साइट ऑफ डाइजेशन है, जो इंपॉर्टेंट डाइजेशन है, सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो इन्हीं छोटी आंत में होता है, जो बहुत ही राउंडेड इस तरह से आपको दिख रही हैं। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए बोलते हैं, इसलिए नहीं कि वो लंबी आंत से लेंथ में छोटी है, नहीं, वो आकार में थोड़ी सी छोटी होती है। आकार में आप देख सकते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है, काफ़ी बड़ी आपको दिख रही है ना, लेकिन लेंथ बहुत कम होती है। अगर मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की तो 7 से 8 मीटर लंबी होती है, वहीं पे ये जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, तो स्मॉल जो इंटेस्टाइन है छोटी यहाँ, तो उसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये इसके भी 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, डोडेनम, जेजुनम और इलियम। इनमें होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, देखो सबसे पहले तो ये जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर लिवर। ठीक है, डार्क रेड कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, राइट साइड में लोकेटेड होता है। और क्या करता है ये, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये रिलीज़ करे किसको, बाइल जूस को रिलीज़ करे। बाइल जूस कहाँ स्टोर्ड होता है, बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जिसको पित्त की थैली बोलते हैं, और वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है। लेकिन इस
बाइल जूस को, पित्त रस को रिलीज करने का काम करता है लिवर। स्टोर यहाँ पे, रिलीज ये कर रहा है लिवर। ओके, अब लिवर क्या करेगा, इस बाइल जूस को कहाँ रिलीज करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा। दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करेगा, छोटी आंत में रिलीज करेगा, जहाँ पे इसका मेन फंक्शन क्या होगा। मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस होता है दो चीज़ें, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस के दो फंक्शंस थे, मीडियम एसिडिक बनाना प्लस प्रोटीन को ब्रेक करना। वैसे सिमिलरली बाइल जूस का दो फंक्शन होता है, एक तो मीडियम बेसिक बनाना, बी से बाइल जूस एंड बी से बेसिक। मीडियम को बेसिक क्यों बनाना है, बिकॉज इसी बाइल जूस में, इसमें नहीं, पैनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन को अमीनो एसिड ब्रेक करता है, लेकिन वो बेसिक मीडियम में ही फंक्शन कर सकता है। तो बाइल जूस वो मीडियम बेसिक बना के देता है। प्लस ये बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, सो दैट वो फर्दर फैट को फैटी एसिड में ब्रेक किया जाए, इसलिए वो बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे में तोड़ता है। तो बाइल जूस के दो फंक्शन हुए, बेसिक करना मीडियम को, प्लस फैट का इमल्सिफिकेशन करना। अब होगा क्या, इसका काम तो हो गया। अब यहीं पे छोटी आंत में ही पैनक्रियाज जो आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है आपको, ये लीफ शेप टाइप आपको दिख रहा होगा, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये पैनक्रियाज है आपके, अग्नाशय जिसको बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये पता होगा कि जो लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं, लार्जेस्ट ऑर्गन तो स्किन है। एंड लिवर की स्टडी को हम बोलते हैं क्या, हिपैटोलॉजी। हिमाटोलॉजी होता है ब्लड का स्टडी, हिपैटोलॉजी है लिवर का स्टडी। प्लस लिवर में ही स्पेशल पावर होती है कि ये रीजनरेट कर सकता है खुद से, रीजनरेटिव इसके पास कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो इसको मिलती हैं बाय द क्यूपफर सेल्स, बाय द क्यूपफर सेल्स। हिमाटोसाइट्स करके एक और भी सेल होती हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्यूपफर सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, इसको पावर ऑफ रीजनरेशन देती हैं। स्टडी को क्या बोलते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ना। अब ये जो पैनक्रिया है, ये पैनक्रिया अभी क्या रिलीज करेगा, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, ये अपने जूसेस को रिलीज करेगा, पैनक्रियाटिक जूस जिसको बोलते हैं। अब इस पैनक्रियाटिक जूस में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक तो होती है ट्रिप्सिन, जो क्या कर रहा है, जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर रहा है। अब ये जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर रहा है, ये एक्चुअल में सिर्फ बेसिक मीडियम में ही फंक्शन कर सकता है, एसिडिक में नहीं कर सकता है। इसीलिए बाइल जूस का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो फिर आपका प्रोटीन अमीनो एसिड ब्रेक नहीं होगा। प्लस यहाँ पर लाइपेज भी रिलीज होता है, जिसका इंपॉर्टेंट काम होता है कि फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करे। और भी एंजाइम होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो हमें पढ़ने होते हैं। तो मेन कहाँ पे ये हो गया, ठीक है, कि फैट ब्रेक हो गया आपका यहाँ पे, और प्रोटीन भी फाइनली ब्रेक हो ही गया। अब इसकी इनर वॉल्स में क्या होता है, ये फिंगर लाइक, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं इसकी वॉल पे। याद करो जब एपिडर्मिस के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो एपिडर्मिस में जो रूट होता है, एपिडर्मिस जो रूट्स में होता है, जड़ों में होता है, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं फॉर दी वाटर एब्जॉर्प्शन। उसी तरह से सिमिलर तरीके से जो विली आपको दिख रहे हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, सो दैट कि जो फूड यहाँ पर है वो अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, उसका अच्छे से एसिमिलेशन हो सके। उसमें विली हेल्प करते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिससे कि कैपिलरीज अटैच्ड हैं जो उसको फर्दर हर सेल तक पहुंचाएंगी। और जो हमारा खाना स्टोर होता है फाइनली, रिमेंबर दिस, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। अभी मैंने बताया जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च। और ये जो है हम ह्यूमंस, हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ओके, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से घूमने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अब ये पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ऑलराइट, लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये पहुंचेगा यहाँ पे, तो सबसे पहला पार्ट होगा सीकम। ओके, सीकम सबसे पहला पार्ट होगा। देन इसके बाद जो सबसे लास्ट पार्ट आपको यहाँ पर एंड में देखने को मिलेगा, दैट वुड बी कोलॉन। कोलॉन का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। थोड़ा बहुत जो डाइजेशन है वो बहुत होगा, इतनी भी लंबी नहीं है, लंबी तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। एंड जो कोलॉन है यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है वो पास हो जाएगा, कहाँ पे, रेक्टम में, देन उसके बाद एनस में। तो रेक्टम, देन एनस, और उसके बाद फाइनली जो भी वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि जहाँ जहाँ पे खाना गया है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ऑल्सो नोन एज हिंदी में आहार नली। तो क्या क्या पार्ट होगा, एक तो बगल कैविटी, जिसमें हमारा पूरा माउथ का एरिया आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर फेरिंग्स पड़ता है। फेरिंग्स में ऐसा कोई डाइजेशन वाइजेशन नहीं होता है, बस वो पैसेज है, ठीक है। वही अलाउ करता है अगर हवा और खाना दोनों यहाँ पे जाते हैं। खाने को अलग करता है, हवा को अलग करता है। तो खाने को ईसोफेगस में डालेगा, ईसोफेगस पहुँचाएगा यहाँ पर आपके स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, एनस। लिवर और पैनक्रियाज
आर नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आहार नली, क्योंकि वो खाना वहाँ पे तो गया नहीं था, वो तो सिर्फ इन्वॉल्व थे डाइजेस्टिव प्रोसेस में, बिकॉज अपने अपने जूसेस रिलीज कर रहे थे, अपने अपने एंजाइम्स रिलीज कर रहे थे उस तरह से, ठीक है। आई थिंक अब इसके बाद और कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। और बाकी बस एक चीज़ और बस यहाँ पे नोट कर लेना एक्स्ट्रा, एंड दैट इज़ वो जो भी मैं इंजेक्शन वगैरह बता रहा था, मतलब एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, उसका अगर कभी आपसे ऑर्डर पूछ ले तो, ठीक है। सबसे पहले होता है इंजेक्शन, खाने को हम अंदर डालते हैं, देन उसके बाद होता है डाइजेशन, खाने का डाइजेशन स्टार्ट होता है, देन उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, देन उसके बाद होता है एसिमिलेशन, एंड देन उसके बाद होता है आपका एक्सक्रीशन, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, इडाई, ये याद रखिएगा। बाकी टोटल एलिमेंट्री कैनाल की अगर लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ, तो इसकी लेंथ 6 से 8 मीटर होती है, सॉरी 8 से 9 मीटर होती लगभग। फिट में बात करेंगे 30 फिट के समथिंग, जो एक अडल्ट की लेंथ मतलब हाइट होती है उतनी, ओके। आई थिंक और कुछ तो ज़्यादा बाकी नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ध्यान रखना, ये जो माल्टेस है, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड में और स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टोस ब्रेक होती है ग्लूकोज, माल्टोस इज़ दी शुगर ऑफ कंटेन इन दी सीरियल्स, ठीक है। जो अनाज होता है उसमें ये शुगर देखने को मिलती है, शर्करा देखने को मिलती है, फ्रक्टोज देखने को मिलती है फलों में, दैट इज़ फ्रूट्स में, ठीक है। लैक्टोज देखने को मिलती है मिल्क में। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये हिंदी में पाचन तंत्र आपका, अभी आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अब जो हमने खाना खाया, ऑलराइट, अभी मैंने बताया कि वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ पे, ये ध्यान है आपको, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद एसिमिलेशन हो रहा है, कहाँ एसिमिलेशन हो रहा है, वो ब्लड के थ्रू हमारा हर एक सेल में पहुँच रहा है, ठीक है। और वो हर एक सेल में पहुँचने के बाद कहाँ पे जा रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनने के लिए यूज़ हो रहा है। अब वो एनर्जी कैसे बनती है थोड़ा सा पहले फील लो, उसके बाद मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। सांस लो सभी लोग, एक डीप ब्रीथ लो। अब ये जो हमने डीप ब्रीथ लिया, क्या हुआ इसका, तो ये एक्चुअल में हमारे नोज़ के थ्रू, इसके बाद नोज़ में गए, नोज़ के बाद ये फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स के बाद यहाँ होता है लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद यहाँ पर होता है लैरिंग्स, ओके। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले आपको एकदम क्विक में प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे होता है लैरिंग्स, ठीक है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद एडम्स एप्पल, ठीक है। लैरिंग्स कोई वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं लैरिंग्स को, और इसी में ही आपकी होती हैं वोकल कॉर्ड्स, ओके। देन इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर ट्रैकिया, ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ईसोफेगस को बोल रहे थे फूड पाइप, दिस इज ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप। विंड पाइप में ये गई हवा जो हमने ब्रीथ की ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ये ट्रैकिया ब्रेक हो जाता है, दो ब्रोंकस में, लेफ्ट वन एंड द राइट वन, जो फर्दर ब्रोंक्यूल्स में टूटते हैं, छोटे 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 ब्रांचेस में टूटते हैं, ओके। ये ब्रोंकल्स में लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्दर ही ब्रेक हुआ, और यहाँ पर इस तरह से आपको देखेंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर और बलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे नुमा यहाँ पर संरचना देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। इन एल्वियोलाई से यहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज इस तरह से होता है कि इनसे अटैच्ड होती हैं, इन एल्वियोलाई से अटैच्ड होती हैं ब्लड कैपिलरीज। वो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, और जिसमें आर्टरीज ऑक्सीजन लेती हैं, और वेन्स जो होती हैं वो अपना CO2 दे देती हैं। तो जो O2 लिया उन्होंने, जो ऑक्सीजन लिया, अब वो ऑक्सीजन ले जाके वो हर एक सेल तक सप्लाई करेंगी, और वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है वो क्या करेगा, उस एनर्जी को ब्रेक करेगा उस ऑक्सीजन की हेल्प से, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र। समझ आई बात। और जो एक्सेल करते हैं वो क्या, CO2 को एक्सेल करते हैं। कैसे CO2 एक्सेल करते हैं, ब्लड कैपिलरीज जो CO2 लेके आई, वो उसने उसको एल्वियोलाई ने ले लिया, और फर्दर उसको हमने एक्सेल कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, जहाँ पर पहले तो जैसे हम ब्रीथ करते तो नोज़, ठीक है, नोज़ होता है, और नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है, नॉस्ट्रिल यहीं से आपकी ब्रीदिंग स्टार्ट होती है, हेयर एंड म्यूकस होते हैं जो एयर को प्योरीफाई करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि भाई नाक से सांस लेनी चाहिए, ना कि मुंह से, बिकॉज मुंह में आपके कहीं बाल नहीं है या फिर म्यूकस नहीं है जहाँ से वो जो गंदगी है वो रुक सके। फेरिंग्स की अगर बात करें, ये वो पार्ट है जहाँ पर खाना और हवा दोनों जाती हैं, उसके बाद खाना एक साइड और हवा एक साइड। और यही कारण है कि अगर आपने ढंग से खाने को नहीं खाया, मतलब खाते समय बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी की याद कर रहे हैं,
तो खाने में फोकस तो है नहीं, तो खाना पता चला विंड पाइप पे चला गया। जब विंड पाइप पे चला जाता है तो उसी वजह से हिचकियाँ आती हैं, फिर हम बोलते हैं कोई याद कर रहा है। बेटा कोई याद नहीं कर रहा है तुमको, कुछ नहीं, तुम्हारा जो खाना है वो चला गया है कहाँ पे, विंड पाइप पे, तो उसको निकालो जल्दी से, पानी वानी पियो, ठीक है। लैरिंग्स की अगर बात करेंगे, एडम सेप्पल है जिसको वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स आपकी यहीं पे होती हैं। एंड ट्रैकिया की अगर बात करेंगे, ट्रैकिया इज़ अ विंड पाइप जहाँ पर आपको इस तरह से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देखने को मिलेंगी। कार्टिलेज मैंने आपको बताया था एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ना बहुत हार्ड मैट्रिक्स का बना होता है ना तो बहुत सॉफ्ट मैट्रिक्स का बना होता है, ये काइंड ऑफ जेली लाइक मैट्रिक्स का होता है। एंड ये प्रिवेंट करता है इस ट्रैकिया को कोलैप्स को। कोलैप्स को मतलब सांस लिया अब ऐसे ऐसे चपक ना जाए, इसलिए उसको एकदम जो कार्टिलेज है उसको सराउंड कर रखा है, पकड़ के रखा हुआ है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम दी कोलैप्सिंग। ऑक्सीजन पासिस थ्रू ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंकाई। ये है ट्रैकिया, ये है ब्रोंकस, दो निकले एंड देन ये फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइडेड है और उन ब्रोंकाई से अटैच्ड है बलून लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एल्वियोलाई, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एंड व्हाट इज डिफ्यूजन? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में चीज़ों का मूवमेंट। लेट सपोज दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एल्वियोलाई। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, इससे जो ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड है वहाँ लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो हाई से लो में मूवमेंट हो जाएगा। ओके अब ये तो हो गया कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो सब चल रहा है ये किसके अंदर चल रहा है, ये लंग्स के अंदर सब मौजूद है। लंग्स की अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है भाई दो लंग्स होते हैं और लंग्स की जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज प्ल्यूरा। प्ल्यूरा जो उसकी आउटर लेयर होती है, प्लस इसको एक रिब केज लाइक है ना जिसको हम पसलियाँ बोलते हैं, है ना, तो इस तरह से पसलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। 12 इधर 12 इधर 24 प्लस बीच में एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है, बीच में हड्डी होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। तो टोटल 25 हो जाती हैं रिब केज, इसको पूरे को सबको बोलते हैं, जो पसली आप बोल रहे हो इसको बोलते हैं रिब केज। तो 12 इधर 12 उधर और बीच में एक स्टर्नम। ऑलराइट, देन इसके बाद बात ये आती है कि जब इनहेल करते हैं तो क्या होता है, एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है। तो करो सभी लोग, क्या हुआ, मतलब क्या हुआ रिब केज ऊपर गया कि नहीं गया, ठीक है, ये रिब केज ऊपर गया, लंग्स फूल गए। अब लंग्स जो फूल गए क्यों, क्योंकि उसमें एयर भर गई। अब उसको स्पेस कौन देगा, तो स्पेस देगा यहाँ पर एक डायफ्रैग्म होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, एक डायफ्रैग्म होता है। ऑलराइट, समझ में आई चीज़ की नहीं, यहाँ पर इस तरह से डायफ्रैग्म होता है जो अलाउ करता है किसको, लंग्स को क्यों एक्सपैंड कर सकते हैं। तो भाई इनको एक्सपैंड करना है, फूलना है, तो ये नीचे चला जाएगा जब हम इनहेल करेंगे, क्योंकि इनहेल करते हैं तो लंग्स फूलेंगे, उसको स्पेस देने के लिए ये डायफ्रैग्म नीचे चला जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा डायफ्रैग्म में ब्रीदिंग करनी चाहिए, शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो मेडिटेशन सेशन किया था 5 जून को, वहाँ पर मैंने बताया था कि ब्रीथ फ्रॉम योर डायफ्रैग्म। डायफ्रैग्म में जब आप ब्रीदिंग करते हो तो आपको पेट बाहर निकलता है, लेकिन हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, शैलो ब्रीदिंग नहीं, डीप ब्रीदिंग करो, डायफ्रैग्म वाली भी ब्रीदिंग करो, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। ओके, तो ये नीचे जाता है। जब हम एक्सहेल करते हैं, अभी एक्सहेल किया तो क्या हुआ, लंग्स अपने ओरिजिनल पोजीशन सिकुड़ जाएंगे, प्लस रिब के जो छाती है, मतलब एक तरह से देखो छाती ऊपर नहीं आ रही इनहेल करने में और छाती नीचे जा रही है, तो छाती मतलब रिब केज वही रिब केज, और उल्टा होगा डायफ्रैग्म के साथ। ऑलराइट, तो ये चीज़ आई होप कंफ्यूज ना करे आपको कि डायफ्रैग्म नीचे जाएगा जब हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे तो ऊपर जाएगा, रिब केज के साथ उल्टा होगा। ओके, जब हम इनहेल करेंगे तो जो भी एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन है एयर का वही तो इनहेल करेंगे। ज्योग्राफी में पढ़ा है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। और जब एक्सहेल करेंगे तो अगेन नाइट्रोजन बीइंग एन इनर्ट गैस वो अंदर नहीं जाती है, पूरी की पूरी बाहर निकल आती है 78%, ऑक्सीजन 16% निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%। यानी कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 से ज़्यादा तो हम O2 को ही एक्सहेल कर देते हैं। क्लियर रहती चीज़ ना। अब जो हमने एयर इनहेल करी, अभी मैंने आपको बताया वो कहाँ तक पहुँची, अल्टीमेटली सेल के पास पहुँची, ब्लड ने पहुँचाने का काम किया उसको, और सेल के अंदर वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये है सेल, ठीक है, उसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल है जिसमें कि एक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इसी शेप का होता है, कुछ इसी शेप का होता है, सॉसेज शेप का माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर पहले जो साइटोप्लाज्म है, अच्छा ये बताओ जो नॉन लिविंग पार्ट होता है साइटोप्लाज्म को, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, है ना, जिसमें कि वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते हैं। खैर, तो साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा ब्रेकेज हो जाता है एनर्जी का। क्या होता है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ डिफरेंट तरह के सेल ऑर्गेनल घूम रहे हैं, और ये जिसमें घूम रहे हैं, जिसमें तैर रहे हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो बिफोर की माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाए और वहाँ पर एनर्जी ब्रेक हो, थोड़ी सी साइटोप्लाज्म में हो जाती है, कितनी,
दो एटीपी मिलते हैं एनर्जी के। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज दी एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल, जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा था सेल वाले टॉपिक में। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूटता है, जिसको पाइरुवेट बोलते हैं। अब यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है कि अगर ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया तो वहाँ पर चाहिए ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन सप्लाई करी गई है बाई दी जो हमारा ब्लड है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पाइरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है फर्दर ब्रेक होगा एनर्जी CO2 और H2O। दी CO2 एंड H2O आर दी बाई प्रोडक्ट्स। एनर्जी बनी 36 ATP के मॉलिक्यूल बने, यानी पूरे रेस्पिरेटरी प्रोसेस में 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बने, जिसमें 2 साइटोप्लाज्म में और 36 बने आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ओके, अब मान लो ऑक्सीजन ना हो तो इस तरह का रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में तो पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ पॉसिबल है, ईस्ट वगैरह में, जो एक तरह का क्या है, फंगस है। ईस्ट क्या है, ये फंगस है, और इसे खमीर बोलते हैं इसको हिंदी में। और यहाँ पर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, जहाँ पर अगेन एनर्जी बनेगी और एथेनॉल और CO2 का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, एनर्जी का बनना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? और हमारे बॉडी में, हमारी सेल्स में, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकती है या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में। अंतर क्या होता है एब्सेंस और लैक में? एब्सेंस का मतलब है ही नहीं ऑक्सीजन, लैक का मतलब है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। ये मसल सेल्स में होता है जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रनिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और हम उतना ढंग से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, शैलो ब्रीदिंग होती है। डीप ब्रीदिंग तो कर नहीं सकते रनिंग के टाइम पे कि आराम आराम से ब्रीदिंग चल रही, भाई तो दौड़ोगे कब? ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम ब्रीथ करने के चक्कर में उतना ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी सेल्स में क्या होता है, ब्रेकेज होता है एनर्जी का, पाइरुवेट का, जिसकी वजह से एनर्जी तो बनती है, लेकिन इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल सेल्स में इकट्ठा हो जाता है और क्रैम्प डेवलप करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल क्रैम्प्स। इज दैट क्लियर? ग्लूकोज था, ग्लूकोज था, ठीक, टूटा किसमें, पाइरुवेट में। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। कहाँ टूटा, साइटोप्लाज्म में। इसके बाद 3 ब्रांचेस आ गई, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन दी, ये हो गया आपका एब्सेंस, ये हो गया लैक। ये ऑक्सीजन है ही नहीं, इसमें कम है और इसमें पूरा है। ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ एनर्जी मिल रही है, H2O मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। एनर्जी मिल रही है, लैक्टिक एसिड मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है प्लस एथेनॉल मिल रहा है। फर्मेंटेशन इसको बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसको कोई ऐसा नाम नहीं देते हैं। ये हमारी मसल सेल्स में होता है और लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से क्रैम्प्स डेवलप होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कुछ और अदर ऑर्गेनिज्म में अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन किस तरह से श्वसन चलता है, ये हम लोगों ने कल एनिमल किंगडम में भी देखा था कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ट्रैकिया के थ्रू करते हैं अपना रेस्पिरेशन। जो फिशेज़ होती हैं वो गिल्स, गलफड़े जिनको बोलते हैं, उसके थ्रू करते हैं। जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स 3 तरीके हमने देखे थे। फ्रॉग्स एक तो जब छोटे होते हैं जिनको टोट्स बोलते हैं। पहली बात तो जब वो लैंड में होते हैं, क्योंकि फ्रॉग्स एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं, यानी कि ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। जब ज़मीन में होते हैं तो वो लंग्स के थ्रू, एल से लैंड, एल से लंग्स, लंग्स के थ्रू। एक सेकेंड, हाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये होगा स्किन और ये होगा आपका लैंड। वाटर में लैंड, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं लंग्स, ठीक है। वाटर में लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग होती है। लेकिन जो टोड्स होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे मेंढक होते हैं, जो मतलब मेंढक का बच्चा, तो वो गिल से ब्रीदिंग करते हैं, जिनको गलफड़े बोलते हैं, ठीक है। वो गिल्स के थ्रू करेंगे। यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की सारी स्टेजेस दिखाई गई हैं, ठीक है, कि किस किस तरह से क्या होता है। तो सेकंड स्टेज, जैसे पहले स्टेज हमने देखा कि ग्लूकोज पाइरुवेट में टूट रहा है, ग्लूकोज के टूटने को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। दिख रहा है आपको, ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में टूटा, दिस इज ग्लाइकोलिसिस। सेकंड स्टेज होता है क्रेब्स साइकिल, जिसको कि सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। लिखा है, नहीं लिखा है? इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, ठीक। जहाँ पर ये क्या बनाता है, एक तो CO2 बनाएगा प्लस NADH और FADH2।
NADH क्या होता है आपका? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम है दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन बाय ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो पहला स्टेज है आपका जहाँ ग्लाइकोलिसिस होगा, दैट इज ग्लूकोज ब्रेक होगा। दूसरा स्टेज है सेकंड स्टेज जहाँ पे क्रेब्स साइकिल विच इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। देन थर्ड स्टेज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। ये तीनों स्टेज आपको ध्यान रखनी है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। अब हम देख लेते हैं कि जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। तो रूट्स में होता है एयर अकर्स इन, ठीक है, एयर अकर्स इन सॉइल इंटरस्पेसेस। एयर जो होती है सॉइल इंटरस्पेसेस में होती है। रूट हेयर्स एज वेल एज एपिब्लेमा सेल्स ऑफ द यंग रूट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद देम। तो रूट हेयर्स जिनको कि एपिब्लेमा सेल्स के नाम से जानते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में होती है। ऑक्सीजन फ्रॉम दी सॉइल एयर डिफ्यूजेस थ्रू रूट, तो वो सॉइल के थ्रू डिफ्यूज़ हो जाता है इनमें। लीव्स में अगर बात करें तो लीव्स में आपके होते हैं क्या? स्टोमेटा, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। एपिडर्मिस ऑफ लीव कंटेन पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा बॉर्डर्ड बाय गार्ड सेल्स, जो हमने पहले भी देखे थे कि इस तरह से होते हैं आपके, ये गार्ड सेल्स होती हैं इस तरह से, और बीच में यहाँ पे जो ओपनिंग होती है दैट इज स्टोमेटा। जब ड्राई होता है माहौल तब क्या होते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं और बंद हो जाते हैं इस तरह से। बंद इसलिए हो जाते हैं सो दैट कि बहुत, क्योंकि इनसे ना सिर्फ गैसियस एक्सचेंज होता है बल्कि हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन होता है विच इज़ लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे टाइम। गटेशन होता है लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग नाइट टाइम थ्रू हाइडाथोट, जो लीव होती है उसके किनारों में प्रेजेंट होते हैं। तो एपिडर्मिस ऑफ लीव कंटेन पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा बॉर्डर्ड बाय गार्ड सेल्स। स्टेम्स आर कवर्ड बाय इम्परमिएबल एपिडर्मिस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो ये भी वो तो हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था कि ये कवरिंग होती है, जैसे हमारी स्किन कवरिंग होती है। जैसे स्किन क्या होते हैं? स्किन इज अ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू था, उसी तरह से ये एपिडर्मिस है प्लांट के लिए, उनकी पूरी कवरिंग बना रहा है। लीव्स एंड यंग स्टेम्स आर सूटेड टू क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। जो लीव्स हैं यंग, वही जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो जो लीव्स हैं उसमें स्टोमेटा के थ्रू होगा, यंग स्टेम्स में जो आपका एपिडर्मिस है उसके थ्रू होता है वो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर होती हैं हमारी चीज़ें ख़त्म, यानी डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ ओवर। अब हम अगले लेक्चर में करेंगे एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी आपको इसके क्वेश्चंस लगाने लिटिल बॉय से लेवल 1 और लेवल 2 के, एंड कमेंट बताना कि आपने कितना स्कोर किया। थैंक यू।